बच्चों, आज हम आनुवंशिकता एवं विविधता के अंतर्गत मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधों पर जो प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग के आधार पर जो नियम प्रतिपादित किए गए हैं, है ना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल के नियम। इससे पहले आपने मटर के पौधों पर मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किया गया था, एक संकरी क्रॉस और द्विसंकरी क्रॉस, है ना, ये दोनों क्रॉस के बारे में पढ़ लिया है। उपयुक्त दोनों प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने क्या बनाया, कुछ सिद्धांत लिखा या नियम बनाया, जिनको हम मेंडल के आनुवंशिकतावाद के नाम से जानते हैं। मेंडल के आनुवंशिकतावाद या फिर मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें से पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इस नियम के बारे में आपने पहले देख लिया था, प्रभाविता का नियम के बारे में, है ना। मेंडल ने जो है एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस जो किया था, है ना, पौधों पर एक संकर क्रॉस और द्विसंकरी क्रॉस करके जो है उसका जो प्रयोग का परिणाम उनके द्वारा प्राप्त हुआ था। उसमें हमने ये देखा कि जो कारक होते हैं हमेशा जोड़े में होते हैं, है ना, और उसमें से दो लक्षण जैसे हैं, तो उसमें से एक लक्षण जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है और दूसरा लक्षण जो है वो अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, जो प्रभावी लक्षण होता है वो आप दूसरे लक्षण को, मतलब दूसरे उसके जो विपर्यासी जो लक्षण है उसको क्या कर देता है, पूर्णतः दबा देता है और अपने आप को परिलक्षित करता है। जैसे आपने लाल रंग और सफेद रंग के पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण का अध्ययन किया, एक संकर क्रॉस के अंतर्गत, है ना। तो इसमें से जैसे क्या गैमेट बना था, आर, और इसमें गैमेट बनेगा स्मॉल आर। जब इनको संकरण कराया जाएगा तो जो पौधे हैं ये चूंकि लाल है और ये सफेद है ना, लेकिन इनसे उत्पन्न जो पहला पीढ़ी में जो उत्पन्न जो संतति है, F1 जनरेशन में उत्पन्न जो संतति है वो सबके सब क्या मिल रहे हैं, संकर लाल मिल रहे हैं। मतलब ये हो गया लाल और ये हो गया सफेद। लाल और सफेद को आपस में संकरण करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, संकर लाल। मतलब जितने भी पौधे बनेंगे वो सबके सब लाल होंगे, संकरित, है ना। यहाँ पर एक कारक जो है क्या किया, दूसरे कारक के प्रभाव को छिपा दिया, दबा दिया, है ना। तो जो छिपाया या जो दूसरे कारक के लक्षण को दबाया, है ना, उसको कहते हैं प्रभावी कारक, और जो छिप गया वो कहलाता है अप्रभावी कारक। और इस प्रकार किसी दो कारकों में से किसी एक कारक के द्वारा दूसरे कारक के लक्षणों को दबा देना, है ना, इसको ही कहते हैं हम प्रभाविता का नियम। ठीक है, ये दोनों संकरण के अंतर्गत आपने देखा, एक संकर क्रॉस में भी वही मिला और द्विसंकर क्रॉस में भी वही। पहले फर्स्ट जनरेशन में एक कारक के ही लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं, दूसरे कारक के लक्षण जो है छिप जाता है, दब जाता है ना। तो जो दबा रहा है उसको हम कहते हैं प्रभावी कारक, और जो दब रहा है या छिप रहा है वो कहलाता है अप्रभावी कारक। हालांकि इसके जीन्स यहाँ पे मौजूद हैं, किसके जीन्स, ये जो सफेद लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जीन्स इसमें मौजूद है, लेकिन अप्रभावी कारक होने के कारण वो अपने आप को परिलक्षित नहीं कर पाए। इस कारण इस कारक को हम प्रभावी कारक कहेंगे और इस कारक को अप्रभावी कारक कहेंगे, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहेंगे। दूसरा देख लेते हैं मेंडल के जो दूसरा नियम, शुद्धता का नियम। शुद्धता का नियम या फिर इसी को कहते हैं, चलिए पृथक्करण का नियम ही लिख देते हैं शुद्धता के स्थान पर। पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम के अनुसार जो युग्मकों के जब निर्माण होता है ना,
युग्मकों का जब निर्माण होता है तो जो कारक पहले जोड़े में थे वो कारक क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो कारक जोड़े में है, जैसे अभी आपने पढ़ा आर आर और आर आर, ये दोनों क्या दोनों कारक जो है युग्मक में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इसमें से एक कारक ही युग्मक में आएगा, इसमें से एक कारक युग्मक में आएगा। तो यहाँ पर जो कारक हैं वो कारक जोड़े में होने के बावजूद जब युग्मकों का निर्माण करते हैं तो उस समय क्या हो जाते हैं, अलग हो जाता है, पृथक हो जाते हैं, है ना। इसी को कहा जाता है पृथक्करण का नियम। इस पृथक्करण के नियम के कारण आगे जो उनके संततियों में जो है शुद्धता बना रहता है। शुद्धता बना रहता है मतलब पहले जनरेशन में तो एक ही प्रकार के पौधे मिलेंगे, लेकिन दूसरे जनरेशन में कितने प्रकार के पौधे मिल जाएंगे, 3 प्रकार के, है ना। शुद्ध, जैसे हम इसको लाल पौधे माने और इसको सफेद पौधे माने, तो दूसरे जनरेशन में F1 जनरेशन में तो एक ही प्रकार के पौधे मिल रहे हैं ना, आर आर आर, मतलब संकर लाल पौधे मिल रहे हैं। लेकिन सेकेंड जनरेशन में जब इनका स्वपरागण होने दिया जाए तो इसमें 3 प्रकार के पौधे बनते हैं। क्या क्या, शुद्ध लाल पौधे, शुद्ध सफेद पौधे और संकर लाल पौधे। तो इस प्रकार से उनका शुद्धिकरण हुआ, है ना। आगे जो शुद्ध संकर लाल जो पौधे मिले हुए हैं उनको फिर से तीसरे जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में फिर से क्या कराया जाए, स्वपरागण होने दिया जाए, है ना। तो अंत में क्या हो जाता है, 75% पौधे शुद्ध लाल मिलेंगे और 25% जो पौधे होंगे शुद्ध सफेद मिलेंगे। इस प्रकार से जब युग्मक जो है जोड़े में रहते हैं, कारक जोड़े में रहते हैं, युग्मक नहीं, कारक जब जोड़े में रहते हैं, जब युग्मक का निर्माण करते हैं तो वही कारक क्या हो जाते हैं, जोड़े से अलग हो जाते हैं। और अलग होकर आगे जब उनमें परागण किया जाता है तो या उनमें संकरण कराया जाता है या क्रॉस कराया जाता है तो अंत में जो है उस शुद्धता को बनाकर रखते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। तीसरा नियम दिया गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये जो प्रभाविता का नियम और जो पृथक्करण का नियम, ये मुख्य रूप से जो एक संकर क्रॉस के अंतर्गत आता है ना। ये किस में आएगा, एक संकरी क्रॉस के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, हमने द्विसंकर क्रॉस भी पढ़ा है ना। द्विसंकर क्रॉस में होता क्या है कि दो जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में जब संकरण कराया जाता है ना, या उनमें परागण होने दिया जाता है तो पहले पीढ़ी में तो एक ही प्रकार के लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, एक जोड़े गुण को परिलक्षित करेंगे। लेकिन जब उनको आगे फिर से स्वपरागण होने दिया जाता है तो उसमें सभी एलिल्स, सभी कारक जो है अपने अपने गुणों को क्या करते हैं, परिलक्षित करना शुरू कर देते हैं। जैसे 4 कैरेक्टर्स हैं, है ना। हमने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अंतर्गत जो द्विसंकर क्रॉस के अंतर्गत उदाहरण दिया था किसका, गोल व पीला बीज व गोल व आर आर और वाई वाई, है ना। और दूसरा झुर्रीदार व हरा बीज। इन पौधों के बीच जब आपस में हमने संकरण कराया था तो कितने प्रकार के संतति मिले थे, 16 प्रकार के, है ना। 16 जो है 16 संतति मिले, 16 प्रकार के नहीं, 16 संतति मिले, जिनको कितने ग्रुप में बांट दिया गया था, 4 ग्रुप में, जिनके बीच अनुपात क्या था, 9:3:3:1। इस प्रकार से सभी कारक, यहाँ पे 4 कारक हैं, 4 मतलब 2 जोड़े हो गए और 2 जोड़े इधर हो गए, 2 जोड़े इधर हो गए, है ना। लेकिन 2 जोड़े में से एक जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है, गोल को, दूसरा दर्शा रहा है पीले को, है ना, फिर झुर्रीदार को और हरे को। यहाँ पर जो अनुपात मिला 9 अनुपात में क्या मिल रहे हैं, गोल व पीले बीज वाले, है ना। 3 अनुपात में क्या मिल रहे हैं, गोल व हरे बीज वाले, है ना। फिर 3 अनुपात में क्या मिल रहे हैं, झुर्रीदार व पीले बीज वाले, है ना। और 1 अनुपात में क्या मिलता है, झुर्रीदार व हरा बीज। ठीक है, इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि सभी कारक जो है अपने अपने गुण को क्या करते हैं, अगली पीढ़ी में परिलक्षित करते हैं स्वतंत्र रूप से, है ना। इसी कारण उसको क्या कहते हैं हम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ये क्लियर हो गया। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कैसे हुआ, द्विसंकर क्रॉस के अंतर्गत जो पौधे, जो कारक जो है अपने अपने गुणों को स्वतंत्र रूप से परिलक्षित करते हैं, उसी को कहा जाता है द्विसंकर क्रॉस। अब हम देखते हैं
मेंडल के नियम में प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ तकनीक शब्द, है ना, कुछ ऐसे तकनीक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था। उससे पहले देख लेते हैं मेंडल वाद के महत्व। मेंडल ने जो अपना नियम प्रस्तुत किया, कौन कौन से नियम? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। उन नियमों का क्या महत्व है, ठीक है। तो मेंडल ने जो स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम दिया, या सॉरी जो मेंडलवाद प्रस्तुत किया, वो मेंडलवाद के आधार पर हम विभिन्न लक्षण वाले पौधों को आपस में जब हम संकरण कराते हैं, है ना, तो उससे उत्पन्न संतान में कौन सा गुण होगा, ठीक है, उनसे उत्पन्न जो संतति है, संतति जो पौधे हैं वो चाहे संतति जंतु हो, उन जंतुओं में कौन सा लक्षण उत्पन्न होगा, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। किसका उपयोग करके? मेंडलवाद का उपयोग करके। इसी प्रकार मेंडल के जो नियम जो प्रस्तुत किया गया, मेंडलवाद जो प्रस्तुत किया गया, उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कारक जो है शुद्ध है, कौन सा नस्ल शुद्ध है और कौन सा नस्ल अशुद्ध है। मतलब शुद्धता या पृथक्करण को हम कारकों के जो पृथक्करण के नियम के अंतर्गत शुद्ध और अशुद्ध पौधों को या शुद्ध और अशुद्ध जंतुओं को, मतलब उसमें जो वो रहेगा लक्षण रहेंगे, उसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को भी पता लगा सकते हैं, कौन सा गुण जो है प्रभावी होगा और कौन सा गुण अप्रभावी होगा, ठीक है। उसको पता लगाने के लिए एक अच्छा तरीका क्या है कि जो प्रभावी कैरेक्टर्स होता है उसको हम हमेशा इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर है उसमें डिनोट कर रहे हैं, उसमें प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो अप्रभावी कैरेक्टर्स है उसके अगेंस्ट, है ना, उस लक्षण के विपरीत जो अप्रभावी लक्षण है उसको स्मॉल लेटर से, तो आसानी से हम पता लगा सकते हैं कौन सा कैरेक्टर जो है प्रभावी होगा और कौन सा अप्रभावी होगा। इसी प्रकार संकरण के माध्यम से भावी संतान में किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होंगे, कौन से गुण लेकर वो उत्पन्न होगा, इसका भी पता लगाया जा सकता है। फिर संकरण या मेंडलवाद के जो नियम का उपयोग करके हम रोग प्रतिरोधी पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधी पौधे का मतलब ऐसे पौधे जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी विकसित हो जाता है, जिसमें रोग या बीमारियां नहीं लगती, ऐसे पौधों को उगाया जा सकता है। और इसी कारण आज की स्थिति में हमारे कृषि के क्षेत्र में खासकर, है ना, बहुत ज़्यादा क्या वृद्धि हुआ है, ठीक है। पहले जिस जमीन में जिस एरिया जो रकबा हुआ करता था, बहुत बड़ा रकबा हुआ करता था, वहाँ पर जो फसल पैदावार करते थे बहुत कम होता था, लेकिन आज वहाँ पर जो है 4 गुना अधिक होना शुरू हो गया। क्या हो गया? क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से क्या किया जा रहा है, कृषि किया जा रहा है ना। वैज्ञानिक तरीके से कृषि ही करें चाहे हम जैसे भी करें, लेकिन यदि हम बीज का जो चुनाव किए वो बीज ही जो है रोग से ग्रसित है, तो क्या फसल अच्छा मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो इससे रोग प्रतिरोधक पौधों को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे शराबती जो गेहूं है ना, चने की किस्म है G23, ठीक है, इत्यादि जो किस्म है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? मेंडल के वाद का प्रयोग करके। इसी प्रकार संकरण के प्रयोग द्वारा अच्छी किस्म के जो है पौधों को जो है उत्पन्न किया जा सकता है। आजकल जो है मार्केट में बीज जो मिलता है वो किस प्रकार का मिलता है? हाइब्रिड, है ना, जिसकी पैदावार जो होता है वो सामान्य बीज की तुलना में बहुत अधिक होता है। आज हमारे इस कांकेर जिला में देखें, है ना, तो इस एरिया में पखांजूर वाला जो एरिया है वहाँ पर जो किसान बीजों का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर किसका उपयोग कर रहे हैं? हाइब्रिड का। लेकिन एक नुकसान भी है हाइब्रिड के बीजों का ज़्यादातर इस्तेमाल करने से। क्या नुकसान होता है ना, किसी एक निश्चित एरिया में, किसी निश्चित जमीन में यदि हम लगातार हाइब्रिड के बीजों का उत्पादन करना शुरू कर दें तो मुश्किल से 3 फसल मिलेगा, 3 फसल अच्छा से वहाँ उत्पादन होगा, लेकिन चौथा 5वां के बाद वो मृदा जो है बंजर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइब्रिड के जो पौधा जो है उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक रखता है, तो क्या करता है, पूरे पोषक तत्वों को, जमीन में उपस्थित जो पोषक तत्व को पूरा क्या करना शुरू कर देता है, वो खींचना शुरू कर देता है, जिसके कारण मृदा बंजर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड के जो बीज निकले हुए हैं, चाहे फसल में जो है, चाहे धान की फसल हो, चाहे सब्जियों वाली फसल हो, है ना, आप मार्केट में देखते होंगे जो सब्जियां हैं, है ना, उनका आकार जो है बहुत बड़ा दिखता है। पहले फूल गोभी को जो घरों में लगाते थे कितना बड़ा खिलता था, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो का, लेकिन मार्केट में जो है 2 से 3 किलो के फूल गोभी आपको मिल जाएंगे। वो किससे बना हुआ है? हाइब्रिड, ठीक है, जिसमें टेस्ट भले ना हो लेकिन
उत्पादन जो है क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरीके से ऐसे किस्म के पौधों को क्या किया जा सकता है, मेंडलवाद का उपयोग करके बनाया जा सकता है। इसी प्रकार गेहूं, चावल, मक्का, जौ, है ना, जितने प्रकार के दलहनी और जो अनाज वाले फसल हैं उनमें भी उनके जो है अच्छी किस्मों के जो खोज जो है मेंडलवाद के द्वारा ही किया गया, संकरण करा के, हाइब्रिडेशन, डाइजेशन करा के, फिर मेंडलवाद के नियमों का उपयोग करके जीवों में जो होने वाली वंशागतिकी का हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, मान लो माता पिता जो है बीमारी से ग्रसित हैं, अनुवांशिक बीमारी से ग्रसित है, तो उसका संतान भी उस बीमारी से निश्चित रूप से ग्रसित होगा, वो अछूता नहीं होगा। तो इसका भी पता लगाया जा सकता है, किसका उपयोग करके, मेंडल के जो नियम जो दिया गया या मेंडलवाद जो दिया गया उससे। फिर अगला चीज देख लेते हैं, मेंडल के जो है सफल होने के कारण, मेंडल के या मेंडल की सफलता का कारण। अनुवांशिकी के क्षेत्र में या संकरण के क्षेत्र में जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारे पौधों पर जो है प्रयोग किया गया, संकरण कराया गया, लेकिन उनको जो है कोई सार्थक निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ, है ना। डार्विन, फिर नोडिन और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, अपना अपना प्रयोग को अनुवांशिक क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए थे, लेकिन उन वैज्ञानिकों को कोई महत्व नहीं मिला, क्योंकि उसको एक अंतिम निष्कर्ष पर वो पहुंच ही नहीं पाए, है ना। मेंडल एक ऐसा वैज्ञानिक हैं जो क्या किए, उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त किए। क्यों सफलता प्राप्त किए? क्योंकि वो जो है एक ऐसे पौधे का चुनाव किए जिसमें ऐसे बहुत सारे विपर्यासी लक्षण मिलते हैं। ठीक है, मेंडल ने जो है अपने प्रयोग में किसका चुनाव किया, मटर के पौधे का। मटर के पौधे को चुनाव क्यों किया, वो इसके बारे में भी आपने पढ़ा है ना, कि मटर का पौधा जो है एक वर्षीय पौधा है, कुछ ही महीनों में उसके उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, मतलब एक वर्ष में 2 से 3 बार उसको उगाया जा सकता है। ठीक है, फिर उस मटर के पौधे में जो है बहुत सारे विपर्यासी लक्षण भी आप देख सकते हैं, बीज का आकार देख सकते हैं, उसकी पत्ती का आकार देख सकते हैं, तने की लंबाई और तने की जो है उसकी मोटाई, है ना, फिर उसमें जो बीज का जो बनावट किस प्रकार का है। ठीक है, ये सारे लक्षण जो है मटर के पौधों में विद्यमान होते हैं। फिर मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, अर्थात एक ही पुष्प पर दोनों लिंग मौजूद होते हैं, है ना। स्त्री केसर भी उसी में होता है और पुंकेसर भी उसी पौधे में विद्यमान होता है, जिससे कौन सा क्रिया सफलतापूर्वक होता है, स्वपरागण की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होता है। ठीक है, तो और फिर दूसरा चीज, मेंडल ने जो है सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया था। सांख्यिकी का उपयोग किया था मतलब जैसे जैसे उनके द्वारा विपरीत बहुत सारे लक्षण वाले पौधों को आपस में जब संकरण कराया तो उनके जो परिणाम मिले, उन परिणामों को जो है वो सूचीबद्ध करना शुरू कर दिए थे, और बाकी लोग ने ऐसा नहीं किए थे, है ना। इनके द्वारा जब से वो प्रयोग को शुरू किए तब से जो भी निष्कर्ष मिलना शुरू हुआ, मतलब प्रयोग में किसको ले रहे हैं, संकरण में किन किन पौधों को ले रहे हैं, कौन कौन से उसमें लक्षण हैं, उसको जो है सूचीबद्ध करना शुरू कर दिए थे, और वही सूचीबद्ध किए थे वही परिणाम जो है उनको अंत में क्या दिलाया, सफलता दिलाया। भले उनकी मृत्यु के पास बाद जो है वो उनको महत्व दिया गया, है ना, लेकिन फिर भी वो सफल रहे। इसके अलावा मेंडल ने जो है जब प्रयोग को प्रारंभ किया था, है ना, तो उस समय से लेकर उस प्रयोग के आखिरी तक, मतलब उसके जो परिणाम आने तक जो है धैर्यता से, एकाग्रता से प्रत्येक उसमें पौधों में होने वाले जो परिवर्तन है वो परिवर्तन को देखकर उसको पॉइंट आउट, मतलब उसको नोट करते हुए चले। ठीक है, फिर मेंडल जो है एक भाग्यशाली वैज्ञानिक रहे जिनके द्वारा मटर के पौधे का चुनाव किया गया। यदि दूसरे पौधे का चुनाव करते तो शायद मेंडल भी सफल नहीं होते। ठीक है, मटर के पौधे का चुनाव किए इसलिए सफल हुए, यदि वो दूसरे पौधे का इस्तेमाल करते तो शायद वो भी सफल नहीं हो पाते। इसी प्रकार मटर के पौधे का जो जीवन चक्र होता है बहुत छोटा होता है ना। फिर मटर के जो पौधे होते हैं, है ना, उनका जीवन चक्र छोटा होने के साथ साथ वो आसानी से हर स्थानों पर मिल सकते हैं। ठीक है, मेंडल ने जो है अपने प्रयोग को शुरू करने के पहले मटर के 34 किस्मों का जो है क्या कर लिया था, कलेक्शन कर लिया था। ठीक है, और दूसरे प्रजाति के पौधों को यदि हम खोजना चाहें तो 34 किस्म क्या 5 किस्म को भी खोज पाना है संभव नहीं है।
ठीक है ना। लेकिन इनके द्वारा कितने किस्मों को खोजा गया था? 34, और उसमें से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण निकाला गया था। 7 जोड़ी विपर्यासी मतलब 2 पौधा ऐसे, 2 पौधे जिनमें क्या क्या अंतर है ना, वो अंतरों को उनके द्वारा सूचीबद्ध किया गया था, इसलिए वो सफल हुए। अब हम देखते हैं आनुवंशिकी के कुछ तकनीक शब्द। आनुवंशिकी विषयक तकनीक या तकनीकी शब्द। जेनेटिक्स में हम बहुत सारे शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। वो शब्दावलियां क्या है या उनका क्या अर्थ है। सबसे पहला शब्दावली हम देख लेते हैं, संकरण, क्रॉस क्या है। पहला शब्दावली संकरण या क्रॉस क्या है। तो किसी जाति के नर और मादा युग्मकों को क्या करना? आपस में मिलाना। किसी जाति के 2 नर और मादा युग्मकों को क्या करना? आपस में मिलाना, है ना। वो क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है या क्रॉस कहलाता है। जैसे आपने बहुत सारे संकरण पढ़ा, एक संकर क्रॉस के अंतर्गत और दूसरे संकर क्रॉस के अंतर्गत, है ना। सफेद बीज, लाल बीज और सफेद बीज वाले पौधे, फिर जिनकी लंबाई अधिक हो और बौनेपन बीज वाले पौधे, ये सब क्या है? अलग अलग किस्म है ना। तो उनके बीच संकरण, उनके बीच जो वो करा रहे हैं हम, आपस में उनको मिला रहे हैं, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। जबकि एक से अधिक मतलब एक जीव को जो है, एक जीव के नर को दूसरे जीव के किसी दूसरे प्रजाति के मादा के साथ जो है संकरण कराने की जो क्रिया होता है वो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ठीक है। फिर दूसरा शब्दावली हम देखते हैं, संकर, हाइब्रिड। इससे भी परिचित हो, है ना। इससे पहले हमने बताया कि जो मार्केट में बीज उपलब्ध है, बीज पौधों के, ठीक है, किस नाम से उपलब्ध है? सामान्य बीज के नाम से और हाइब्रिड के नाम से। तो हाइब्रिड क्या है? 2 पौधों को या 2 जीवों को जो है आपस में क्या करा दिया गया? संकरण करा दिया गया। संकरण कराने के पश्चात उनसे जो संतति मिला, है ना, वो क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कहलाएगा, संकर कहलाएगा। जैसे लाल पौधे और सफेद पौधे दोनों को आपस में संकरण कराया जाए तो पहले जनरेशन में, पहले पीढ़ी में, F1 जनरेशन में क्या मिलता है? संकर लाल पौधे बनता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? संकर। मतलब 2 पौधों को आपस में मिला दिया गया, 2 गुण वाले पौधों को आपस में मिला दिया गया, और 2 गुणों वाले पौधों को मिलाने के पश्चात जो उनके जो नस्ल प्राप्त होगा, जो नए जीव प्राप्त होगा या नई संतति प्राप्त होगा, वो संतति क्या कहलाएगा? संकर या हाइब्रिड, ठीक है। जिसमें दोनों के गुण परिलक्षित, दोनों के गुण मौजूद रहते हैं, लेकिन परिलक्षित होता है कौन? एक। इसी का उपयोग करके जैसे आम के पौधे में जो है ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कलम करते हैं, है ना। कलम करते हैं तो वहां भी क्या हो रहा है? संकरण हो रहा है। आम के पौधे में क्या किया जाता है? कलम किया जाता है। कलम करने के लिए क्या करते हैं? एक आम के पौधे के जो टहनी है उसको ऐसा तिरछा काट के दूसरे आम के पौधे की टहनी को उसमें ले जाकर जोड़ दिया जाता है। जोड़कर जिस स्थान पर जोड़ है वहां पर गोबर या मिट्टी का लेप लगाकर उसमें पानी डालते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पर एक नया शाखा निकल जाता है। जो नया शाखा निकलेगा, सपोज करिए पहले आम का जो पौधा है वो खट्टे फलने वाला है, मतलब उसका फल था वो किस प्रकार का था? खट्टा। और दूसरा हमने जो कलम से उसको जोड़ रहे हैं वो मीठे फलने वाले आम के टहनी है, तना है, उसको लाकर जोड़ रहे हैं। तो अब इससे जो नई शाखा निकलेगा, उस शाखा में जो फल लगेगा वो क्या होगा? खट्टा होगा, मीठा होगा? दोनों का मिश्रण होगा, है ना। दोनों का मिश्रण होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रभावी कारक होगा उसके कैरेक्टर्स जो है, उसके लक्षण जो है उसमें ज्यादा मिलेंगे। समझ में आ गया ना। तो वो जो इससे जो फल मिलेगा वही फल क्या कहलाएगा? संकर या हाइब्रिड, ठीक है। मार्केट में आम भी उपलब्ध है, हाइब्रिड आम उपलब्ध है, बड़े बड़े आकार का, जिनका आकार जो है बहुत बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। फिर अगला शब्दावली देख लेते हैं, इकाई लक्षण, यूनिट कैरेक्टर। प्रत्येक जीव में जो कारक होते हैं, है ना, प्रत्येक जीव में जो कारक होते हैं किस में रहते हैं? जोड़े में रहते हैं। जैसे टी, स्मॉल टी, टी का मतलब हो गया लंबा
पन, और स्मॉल टी का मतलब हो गया बौनापन। ये हमेशा किसमें है? जोड़े में है। जो ये प्रदर्शित करते हैं, इसमें दोनों कारक जो है क्या प्रदर्शित करते हैं? एक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। कौन से लक्षण को? लंबेपन को। ये भी लंबेपन को प्रदर्शित करता है और ये भी लंबेपन को प्रदर्शित करता है। इसमें ये जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है? बौनेपन को, तो दूसरा भी बौनेपन को। ठीक है, तो ये कारक जो है एक लक्षण को क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। यूनिट कैरेक्टर्स को प्रदर्शित कर रहे हैं या इकाई लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार किसी भी जीव में पाए जाने वाले जो जीनों के जो समूह होता है, जीन प्रारूप जो होता है ना, इनको हम क्या कहते हैं? जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप जो है किसी एक कैरेक्टर्स को यदि परिलक्षित कर रहे हैं तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? इकाई लक्षण कहेंगे। ये जो इकाई लक्षण जो होंगे वो समयुग्मजी भी हो सकते हैं और विषम युग्मजी भी हो सकता है। जैसे इसमें क्या है? ये समयुग्मजी, ये भी क्या है? समयुग्मजी। मतलब इनको विकल्प कहते हैं। एक साथ जोड़े में है तब ये क्या कहलाएगा? विकल्प। तो ये समान विकल्प है और ये भी समान विकल्प है, लेकिन दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया जाए तो क्या बनेगा? नया गुण उत्पन्न होगा, है ना, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो ये क्या कहलाएगा? विषम युग्मकी। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहां पर इकाई कैरेक्टर्स हो गया, इकाई लक्षण हो गया। अब हम अगला लक्षण देखते हैं या अगला शब्द देखते हैं, एलिलोमॉर्फ। एलिलोमॉर्फ ये किसे कहेंगे? तो प्रत्येक जीवों में जो कारक होते हैं जोड़े में होते हैं, है ना। तो बेटसन और सैंडर्स नाम के वैज्ञानिक द्वारा, बेटसन और सैंडर्स नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा सम्मिलित रूप से एक शब्द जो है एलिल शब्द का इस्तेमाल किया गया। एलिल या विकल्प, एलिल या इसी को क्या कहते हैं? विकल्प कहते हैं या कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबेपन का कारक क्या होता है? लंबेपन का कारक होता है टी, कैपिटल टी। बौनेपन का कारक होता है स्मॉल टी। या गोल का कारक होता है आर, या पीले का कारक होता है, सफेद का कारक होता है स्मॉल आर। तो इस प्रकार से इनको हम क्या कहते हैं? एलिल या कारक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कारक जो है प्रभावी होता है और इसके अगेंस्ट दूसरा कारक जो है क्या है? अप्रभावी है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ यदि किसी जीव में उत्पन्न हो, उपस्थित हो, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? युग्म विकल्पी कहलाएंगे, है ना। इनके संकरण कराया जाए तो यहाँ पर टी और यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी आएगा, तो एक दूसरे के क्या हो गए? वो युग्म विकल्पी हो गए। ठीक है, तो इन्हीं युग्म विकल्पी को क्या नाम दिया गया है? एलिलोमॉर्फ दिया गया है। इंग्लिश में एलिलोमॉर्फ कहते हैं और हिंदी में युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक, अगला शब्दावली समयुग्मजी और विषम युग्मजी। समयुग्मजी और विषम युग्मजी। जब एक एलील में उपस्थित जो कारक हैं वो दोनों कारक यदि समान हैं, है ना, जब किसी एलील में किसी जीव में जो उपस्थित जो कारक है वो जोड़े में उपस्थित है और दोनों कारक यदि समान है तो क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी, है ना। और यदि दोनों भिन्न भिन्न हैं तब क्या कहलाएंगे? विषम युग्मजी। जैसे टी, है ना, दोनों क्या है? समान है, जो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? लंबेपन को, इसलिए क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी। इसी प्रकार टी ये किसको प्रदर्शित करता है? बौनेपन को। ठीक है, और दोनों क्या है? समान है, इसलिए क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी कहलाएंगे, है ना। लेकिन यदि हम इसको ऐसा लिख दें तब क्या कहलाएंगे? विषम युग्मजी। जोड़ा कारक में ही, कारक जो है जोड़े में ही है, लेकिन दोनों कारक क्या समान है? नहीं है। एक किसको प्रदर्शित कर रहा है?
लंबेपन को, और दूसरा जो है बौनेपन को। चूंकि बौनापन जो है वो लंबेपन के सापेक्ष क्या है, छिपा हुआ है, इसलिए जो गुण प्रदर्शित होगा वो किसका होगा, लंबेपन का ही उत्पन्न होगा, है ना। तो इस प्रकार इस जो कारक हम लिखते हैं, यदि वो कारक जोड़े में है और दोनों समान हैं, समान जीन प्रारूप वाले हैं, है ना, या जिनका जीनोटाइप जो है समान हो, तो क्या कहलाएंगे, समयुग्मजी। और यदि दोनों भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाएंगे, विषम युग्मजी कहलाएंगे। अगला शब्दावली प्रभावी एवं अप्रभावी। प्रभावी एवं अप्रभावी प्रभावी लक्षण लिख सकते हैं इसको, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, है ना। तो यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षण ये भी स्पष्ट है ना। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले या विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच आपस में हम संकरण कराते हैं, तो उसमें से एक जोड़ी या मतलब एक कारक का या एक जो युग्मक का ही लक्षण जो है पहले पीढ़ी में क्या होता है, परिलक्षित होता है। F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण परिलक्षित होता है ना। तो वो जो है एक को क्या कर रहा है, एक के कैरेक्टर्स को पूर्णतः दबा दे रहा है। तो जो परिलक्षित हो रहा है वो कैरेक्टर्स क्या कहलाएगा, वो लक्षण क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण, है ना। उसको लक्षण को कौन उत्पन्न कर रहा है, उसके अंदर जो उपस्थित जो जीन है ना, तो वो क्या कहलाएगा, प्रभावी जीन। और जिसका लक्षण जो है दब रहा है, जो अपने आप को परिलक्षित नहीं कर पा रहा है, वो कहलाता है अप्रभावी जीन, या उसके जो लक्षण उत्पन्न हो रहा है वो क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण। ठीक है। फिर अगला देखते हैं शुद्ध पौधा। शुद्ध पौधा किसे कहेंगे, जब हम एक संकर क्रॉस कराते हैं, है ना, तो एक संकर क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में जो उत्पन्न जो संतति होते हैं वो एक ही प्रकार के लक्षण को परिलक्षित करते हैं। लेकिन दूसरा जनरेशन में, F2 जनरेशन में कितने प्रकार के पौधे मिलते हैं हमको, 1:2:1 में पौधे मिलते हैं, है ना। जिसमें से जो सामने मतलब 1 और 1 की जो संख्या में लिखा हुआ है वो हमेशा शुद्ध पौधे होते हैं, और बीच का जो है वो क्या है, संकर है। ठीक है। लेकिन ये संकर पौधे जो मिल रहे हैं 50% या 2 के अनुपात में, उनको पुनः यदि क्या कराया जाए, तीसरे जनरेशन में स्वपरागण होने दिया जाए, तो फिर से क्या बनता है, 3:1 का अनुपात फिर से प्राप्त होता है। अर्थात 3:1 के अनुपात में पूरे पौधे जो है शुद्ध हो जाते हैं। 75% शुद्ध, जो भी है लंबेपन को ले, चाहे ऊंचाई में जिसकी रंग में भिन्नता हो, है ना, और उसके विपरीत जो एलोलोमार्फ होगा वो। तो इस प्रकार से इनमें अंतर आता है। तो शुद्ध पौधे कैसे कहेंगे, जब संकरण कराया जाता है, संकरण से उत्पन्न पौधे की यदि जीनोटाइप समान हो, है ना। जब संकरण कराया जाता है, एक संकरण कराया चाहे दो ही संकरण कराएं, और दो ही संकरण या एक संकरण से उत्पन्न जो पौधे की जो जीनोटाइप है वो यदि समान हो, समयुग्मजी हो, तो क्या कहलाएगा, वो पौधा शुद्ध पौधा कहलाएगा। ठीक है। अगला व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण इसका मतलब ये होता है कि ऐसा संकरण जिसमें जो प्रभेद है ना, जो प्रभेद लिया जाता है या फिर जो कारक लिया जाता है, उसके लिंग मतलब उसको किसी दूसरे लिंग के द्वारा या दूसरे प्रभेद के द्वारा क्या करें, व्यक्त करें, तब वो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम संकरण कहलाएगा। जैसे मान लो किसी संकरण में हम मादा के लिए जो है कारक इस्तेमाल करते हैं A, और नर के लिए कारक इस्तेमाल करते हैं B, एक संकरण में। ठीक है। और जस्ट दूसरे संकरण में मादा के लिए इस्तेमाल करते हैं कारक B, और नर के लिए इस्तेमाल करते हैं A। तो एक दूसरे के क्या हो गए, व्युत्क्रम हो गए, है ना। मादा और नर के जो कारक हम जो ले रहे हैं, है ना, वो कारक में क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए। तो ऐसे संकरण को क्या कहेंगे हम, व्युत्क्रम संकरण। पहले संकरण में मादा किसको माना जा रहा है, या मादा के कारक किसको माना जा रहा है, ए को, और नर के कारक किसको माना जा रहा है, बी। और दूसरे संकरण में मादा के कारक किसको माना जा रहा है, बी को, और नर के कारक किसको माना जा रहा है, ए को। तो एक दूसरे के क्या है,
विपरीत हैं, इसलिए इसको कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। ये क्लियर हो गया। अगला प्रतीप, प्रतीप क्रॉस या बैक क्रॉस जिसको कहा जाता है। प्रतीप क्रॉस या बैक क्रॉस, तो जब दो कारकों को किसी जीव के युग्मविकल्पी को एक जीव के द्वारा जो उत्पन्न जो संतति है ना, उस संतति के जो कारक है उस कारक को किसी भी दूसरे जीव के कारकों के साथ क्या करा दिया जाए, संकरण कराया जाए, तो उससे उत्पन्न जो संतति होगी है ना, उसमें 50% हमेशा शुद्ध 50-50% दो प्रकार के क्या बनेंगे, पौधे बनेंगे। तो इस प्रकार के क्रॉस को कहा जाता है प्रतीप क्रॉस या बैक क्रॉस। जैसे मान लो लंबेपन के लिए कारक पौधे हैं कौन, कैपिटल टी, इसको प्रदर्शित करता है टाल को। इसका क्रॉस जो है हम किसके साथ कराएं, बौनेपन के साथ, बौने पौधों के साथ, ठीक है। तो इनके बीच क्रॉस कराने पर क्या बनेंगे, दो प्रकार के पौधे बनेंगे, ठीक है। बैक क्रॉस हुआ तो यहां पर एक कारक बनेगा कैपिटल टी और यहां पर एक कारक बनेगा स्मॉल टी, है ना। ये दोनों का आपस में संकरण करा दिया गया तो क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब संकर लंबे पौधे। अब ये संकर लंबे पौधे है, इस संकर लंबे पौधे को चाहे हम इसके साथ संकरण कराएं चाहे इसके साथ संकरण कराएं। अगले पीढ़ी में, पहले पीढ़ी में उत्पन्न जो संतति है ना, F1 जनरेशन में जो उत्पन्न संतति है, इस संतति के साथ अब हम किसका क्रॉस करा रहे हैं, या तो इसके साथ कराएं चाहे इसके साथ कराएं, है ना। तो उस प्रकार के संकरण को हम क्या कहेंगे, प्रतीप क्रॉस। जैसे यहीं पे देख लेते हैं, पहले पीढ़ी में जो पहले जनरेशन में जो उत्पन्न, प्रथम क्रॉस में जो उत्पन्न जो संतति है, जिसका वो क्या लिख रहे हैं हम, कारक क्या लिख रहे हैं, टी और टी, इसको हम किसके साथ वो करा रहे हैं, शुद्ध लंबे पौधों के साथ क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें युग्मक दो प्रकार के बनेंगे, इसमें भी युग्मक दो प्रकार के बनेंगे, ठीक है। इसमें दो प्रकार के युग्मक कौन कौन से हो गए, कैपिटल टी और इसमें स्मॉल टी, और इसमें जो युग्मक बनेंगे टी और टी। अब इनका आगे स्वपरागण होने दिया जाए इनमें, तो क्या होगा, यहां से कैपिटल टी और यहां से कैपिटल टी, एक कारक बनाया, ठीक है। फिर यहां से स्मॉल टी और यहां से कैपिटल टी, ये दूसरा बन गया संतति। फिर यहां से कैपिटल टी और यहां से कैपिटल टी, ये दूसरा संतति बन गया। और फिर यहां से स्मॉल टी और यहां से कैपिटल टी। इस प्रकार से कितने प्रकार के पौधे बनेंगे, चार प्रकार के। चार प्रकार के पौधों में 50% क्या हो गए, ये और ये क्या हो गए, शुद्ध लंबे पौधे हो गए। और जो 50% जो पौधे मिले वो फिर से वो पहले की जो संतति जिसको बैक क्रॉस कराया गया था, जो हमको संकर लंबे पौधे बने थे, मिले थे, वो संकर लंबे पौधे मिल गए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्रॉस को ही कहा जाता है बैक क्रॉस या फिर प्रतीप क्रॉस। मतलब किसी संकरण के द्वारा एक संकरी क्रॉस में उत्पन्न जो संतति है, उस संतति का किसी भी दूसरे कारक के साथ, है ना, या जीव के कारकों के साथ क्या करा दिया जाए, संकरण कराया जाए। और संकरण कराने के बाद उसकी वंशगति का यदि हम अध्ययन करें तो वो कहलाता है प्रतीप क्रॉस या फिर बैक क्रॉस। अगला देखते हैं, एक संकर क्रॉस और दुई संकरी क्रॉस, इनका क्या अर्थ है, इसको भी आपने पढ़ लिया है ना। एक संकर क्रॉस का क्या मतलब होता है, जब एक समय में एक ही जोड़ी विपरीत या विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाए तो उसको कहते हैं एक संकर क्रॉस। और दुई संकर क्रॉस किसको कहते हैं, या दुई संकरी क्रॉस किसको कहते हैं, वह संकरण जिसमें एक समय में दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच आपस में संकरण कराया जाए और उनकी वंशगतिकी का अध्ययन किया जाए तो कहलाता है द्विसंकरी
क्रॉस। ठीक, अगला शब्दावली देख लेते हैं, समलक्षणी और विषम लक्षणी। समलक्षणी तथा जीन प्रारूपी लिख लेंगे, है ना। जीन प्रारूपी, जो समलक्षणी का मतलब होता है फिनोटाइप, और जीन प्रारूपी का मतलब होता है जीनोटाइप। किसको फिनोटाइप कहेंगे और किसको जीनोटाइप कहेंगे, ठीक है। तो किसी जीव के बाह्य लक्षण, बाह्य स्वरूप, बाहर से जो दिख रहा है, बाहर उसके जो भी लक्षण दिख रहे हैं, है ना, उन लक्षणों को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, या प्रारूपदर्शी कहते हैं, या फिर समलक्षणी कहते हैं, ठीक है। ये समलक्षणी में विषम युग्मज हो सकता है, हेटेरोजाइगस हो सकता है, या होमोजाइगस हो सकता है। फिर दूसरा है जीन प्रारूपी या फिर जीनोटाइप। ऐसे जीव जिसके कारक जो होते हैं, है ना, जिसके कारक क्या हो, समान हो, अर्थात उसकी जीनिक स्ट्रक्चर जो है, उसकी जीन के जो संरचना है वो क्या हो, समान हो, तब उसको कहा जाता है जीनोटाइप, ठीक है। जैसे हमें बहुत सारे अनुपात मिला था, है ना, इसमें से हम मान लो 3:1 का अनुपात जो लिख रहे हैं, 3:1 का जो अनुपात लिख रहे हैं, उसको क्या बताया गया था, जीनोटाइप के फिनोटाइप, क्या बताया गया था। जैसे हम एक संकर क्रॉस करते हैं, एक संकर क्रॉस में दूसरी पीढ़ी में F1 जनरेशन में क्या मिलता है अनुपात, 1:2:1, है ना, और F3 जनरेशन में अनुपात क्या मिलता है, 3:1, ठीक है। तो कौन जीनोटाइप को दर्शाएगा, 1:2:1, है ना, ये क्या दर्शाएगा, जीनोटाइप को, और एक किसको दर्शाएगा, फिनोटाइप को। उसके बाह्य स्वरूप किस प्रकार का बना, ठीक है ना, शुद्ध हो गए, शुद्ध लंबे हो, चाहे शुद्ध बौने हो, या फिर लाल और सफेद हो, शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद, इस तरीके से क्या कर रहा है, ये परिलक्षित कर रहा है। तो इस प्रकार ये हो गया समलक्षणी और विषम जीन प्रारूपी, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब अगला बिंदु ले लेते हैं हम मेंडलवाद के मेंडलवाद में विचलन, या मेंडलवाद के विचलन लिख सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि मेंडल एक ऐसा वैज्ञानिक हुए जो अनुवांशिकी के क्षेत्र में जो प्रयोग किया और जो नियम प्रस्तुत किए, है ना, वो आज भी क्या है, आज भी उसको माना जाता है ना। लेकिन फिर भी कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी ऐसा व्यक्ति के द्वारा कोई भी चीज बनाया जाता है तो उसमें गलती निकालने वालों की संख्या की कमी नहीं होती, है ना, कुछ ना कुछ उसमें क्या निकालेंगे, त्रुटि निकालेंगे। जबकि उसी चीज को उनको खुद को बोला जाए तो उस समय वो करने से करेंगे नहीं, या करेंगे भी तो उनको सफलता नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएंगे, हताश होकर छोड़ देंगे। जैसे मेंडल को सफलता क्यों मिला, भाई वो हताश होकर छोड़े नहीं प्रयोग को। यदि छोड़ देते, इसमें कोई मिलेगा नहीं मिलेगा उनको महत्व उसका, ऐसा अगर वो महत्व को ध्यान में रखकर अगर उस प्रयोग को करते तो शायद बीच में वो अपने प्रयोग को रोक सकते थे, लेकिन वो हार नहीं माने लास्ट तक, है ना, इसलिए वो सफल रहे। फिर भी उनके द्वारा जो नियम प्रस्तुत किए गए हैं उन नियमों में कुछ कमियां हैं, ठीक है। उन्हीं कमियों को हम क्या कहते हैं, मेंडलवाद के विचलन कहते हैं। ये विचलन कौन कौन से हैं, सबसे पहले देख लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम अर्थात जो कारक जो होते हैं हमेशा जोड़े में होते हैं, उसमें से जो कारक युग्मक में जाता है, कौन सा कारक युग्मक में जाता है, जो प्रभावी होता है वो युग्मक में जाता है, और आगे एक कारक के जो कैरेक्टर्स है या लक्षण है उसको पूर्णतः क्या करता है, दबा देता है, ठीक है। उसको कहा जाता है प्रभाविता का नियम। इसको जो है मटर के पौधे को छोड़कर दूसरे पौधों पर जब इस प्रयोग को दोहराया गया,
है ना, एक संकर क्रॉस को दोहराया गया तो मेंडल के द्वारा जो नियम प्रस्तुत किया गया था उस नियम में कुछ विचलन प्राप्त हुए, है ना। मेंडल ने जो नियम जो प्रस्तुत किया था उसमें जिस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हुए थे वैसा लक्षण उत्पन्न ना होकर उससे भिन्न लक्षण उत्पन्न होना शुरू हो गए, ठीक है, जिसके कारण उसको क्या नाम दिया गया, मेंडलवाद के नियम में विचलन, जिसके अंतर्गत पहला उदाहरण हो गया अपूर्ण प्रभाविता। जैसे मिराबिलिस जलापा, ये मिराबिलिस जलापा नाम के जो पौधा है ना, मिराबिलिस जलापा नाम के जो पौधे के जो लाल पौधे की प्रजाति और रेड पौधे और फिर दूसरा इसके जो सफेद प्रजाति व्हाइट, इनके बीच यदि हम आपस में संकरण कराएं, ठीक है, लाल रंग के लिए जो है वो क्या होगा कारक आर आर और सफेद रंग के लिए होगा स्मॉल आर और स्मॉल आर। चलिए इसको ऊपर से ही लिख दे, ज्यादा बेटर रहेगा ताकि पूरा ग्राफ बन सके। रेड और व्हाइट इसके लिए कारक आर आर हो गया और इसके लिए कारक हो गया स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब जब यहाँ पे युग्मक बनेगा, है ना, तो इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 2 प्रकार के बनेंगे, है ना, और या फिर सीधा सीधा एक युग्मक हम यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से एक युग्मक निकला आर, यहाँ से एक युग्मक बना स्मॉल आर, ठीक है। इनका जब संकरण कराया जाएगा तो यहाँ पर बनेगा आर और आर और आर और आर। इस प्रकार के दो पौधे बने, है ना। ये 2 पौधों का रंग क्या होगा, पिंक, इसका भी रंग होगा पिंक, गुलाबी। हम संकरण करा रहे हैं किसको, लाल और सफेद को, और उत्पन्न क्या हो रहा है, गुलाबी पीला, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि लाल जो है पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं था, लाल रंग पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था, इस कारण इसमें जो है अपने रंग को परिलक्षित करने में असमर्थ रहा, है ना। अपूर्ण रूप से प्रभावित था, मतलब पूर्ण रूप से प्रभावित रहता तो ये इसमें पिंक कलर नहीं आता, गुलाबी रंग नहीं आता, कौन सा रंग आता, लाल रंग आता। पूर्ण रूप से प्रभावी होता तो कौन सा रंग आता, लाल रंग आता, लेकिन लाल रंग ना आकर यहाँ पे कौन सा रंग आ रहा है, पिंक रंग आ रहा है, पीला रंग आ रहा है ना। तो सॉरी, गुलाबी रंग आ रहा है, पिंक या गुलाबी रंग आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टर्स जो है पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था, इस कारण वो दोनों के लक्षण जो है यहाँ पर क्या हो गए, परिलक्षित हो गए, ठीक है। दोनों को मिला दिया गया तो दोनों के लक्षण यहाँ पे परिलक्षित हो गए। फिर आगे इनमें जो है स्वपरागण होने दिया गया, तो स्वपरागण होने पर फिर से इसमें 2 प्रकार के एलील बनेंगे, आर और आर, इसी प्रकार आर और आर। अब इनका संकरण कराएं, यहां से आर और यहां से आर, दोनों कैपिटल हो गए, ठीक है। फिर यहां से आर और यहां से आर, एक कैपिटल और एक स्मॉल। फिर इस तरफ देख लेते हैं, ए आर और ए आर, एक कैपिटल और एक स्मॉल, और उसी प्रकार यहां से एक आर और फिर यहां से एक आर, दोनों हैं क्या, स्मॉल, ठीक है। इसको ऊपर में बना दें क्या, और स्पष्ट हो जाएगा। आर 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 आर, इससे 2 विकल्प बना, है ना, नीचे को मिटा दे रहे हैं। आर 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 और आर, यहां से ये दोनों आपस में संकरित जब होंगे तो एक रंग भी लेगा, ठीक है, क्या, लाल। फिर यहां से ए आर और ए आर जब आपस में संकरित होंगे तो फिर से कौन सा रंग मिलेगा, पिंक, है ना। फिर यहां से ए आर और फिर इस आर को मिला दिया जाए तो फिर से कौन सा रंग उत्पन्न होगा, पिंक, है ना। और फिर यहां से ए आर और इस स्मॉल आर को मिला दिया जाए तो यहां पर क्या मिलेगा, व्हाइट, ये हो गया पिंक, और यहां पर हो गया रेड। कितने प्रकार के पौधे बने, 3 प्रकार के। इनके बीच अनुपात क्या हुआ, 1:2:1,
तो इसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। क्लियर हो गया? मतलब जिस कैरेक्टर को पूर्ण रूप से अपने लक्षण को पहले पीढ़ी में F1 पीढ़ी में परिलक्षित करना था वहां पर नहीं कर पाए वो, ठीक है, इस कारण इसको कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक, अब अगला सहप्रभाविता है ना। तो सहप्रभाविता के बारे में आप अगले कालखंड में पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। आज आपने आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के अंतर्गत मेंडल के नियम, फिर मेंडलवाद का क्या महत्व है, आनुवांशिकी विषय कुछ तकनीक शब्दावलियों के बारे में और मेंडल के नियम में जो विचलन है इसके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।